मैं आज सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि वो कुछ आइडेंटिफिकेशन या स्क्रीनिंग टूल्स जिनके ज़रिए आप घर बैठ के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको कहाँ पे क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। मेरा नाम मायदा अहमद है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आज जिस टॉपिक पर बात करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, वो टॉपिक है हाउ टू सपोर्ट फैमिली मेम्बर्स विद मेंटल हेल्थ इश्यूज़। इस टॉपिक को समझने की हमारे पास दो एस्पेक्ट्स हैं। नंबर वन, हम इस पे बात करें कि आप अपने उन फैमिली मेम्बर्स को या उन लव्ड वंस को किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। एंड नंबर टू, आप जो केयर गिविंग कर रहे हैं अपने उन फैमिली मेम्बर्स के लिए या अपने उन लव्ड वंस के लिए जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो इस सारे प्रोसेस में एक केयर गिवर अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल किस तरह रखे। मैं आज सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि वो कुछ आइडेंटिफिकेशन या स्क्रीनिंग टूल्स जिनके ज़रिए आप घर बैठ के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको कहाँ पे क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। सबसे पहला तो तरीका उसका ये है कि समटाइम्स हमारे जो लव्ड वंस हैं वो खुद हमें अप्रोच करते हैं, वो हमसे खुद कम्युनिकेट करते हैं कि हमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं या ये मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हमारे पास आ रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं, जो कि हमारी जो रोज़मर्रा रूटीन है या रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बन रहे हैं हमारे लिए। लेकिन ये चीज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे माशरे में बहुत कम है। वो इसलिए क्योंकि एक तो मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है और दूसरा हमारी फैमिलीज़ के साथ जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत कम है। इस वजह से जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप एज ए फैमिली मेम्बर और एज ए केयर गिवर इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि क्या कोई ऐसे साइंस और सिम्टम्स हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड जो आपके फैमिली मेम्बर या आपके लव्ड वन को फेस करने पड़े। अब उसका बहुत आसान तरीका ये है कि आप ये समझ सकते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, राइट। अब एक इंसान अगर मुसलसल परेशान रह रहा है या उदास रह रहा है तो दिस समथिंग दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक और कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आपको हल करने की ज़रूरत है। मैं आपको मिसाल कुछ यूँ दूंगी कि जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो बिल्कुल एक पेंडुलम की तरह होते हैं। पेंडुलम अपने एक्सट्रीम पे जाता है, वापस नॉर्मैलिटी पे आता है, दूसरे एक्सट्रीम पे जाता है, वापस नॉर्मैलिटी पे आता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो एक एक्सट्रीम पे जाए, सैडनेस पे जाए और वापस नॉर्मैलिटी पे ना आ सके, बिल्कुल इसी तरह एक और एक्सट्रीम पे जाए, यानी कि वी कैन से कि उसकी जो हैप्पीनेस की तरफ चला जाए, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम हो जाए और वापस नॉर्मैलिटी पे ना आ सके, तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक। यानी कि जब ह्यूमन बिहेवियर बहुत फिक्स्ड होना स्टार्ट हो जाए तो दैट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ अटेंशन। वहाँ पर आपको किसी न किसी चीज़ की या किसी न किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ इस तरह के साइंस और सिम्टम्स हैं जिनके ज़रिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या आपके फैमिली मेम्बर को या आपके लव्ड वन को किसी भी किस्म की अटेंशन या हेल्प की ज़रूरत है। ऑब्वियसली कि आप जो फैमिली मेम्बर हैं वो एक स्पेशलिस्ट की तरह अपने लव्ड वन को ट्रीट नहीं कर सकते, आप सिर्फ केयर गिव कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारा ये स्टेप कंप्लीट हुआ कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज समथिंग दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक एंड दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, राइट। अब वो स्टेप जिसके ज़रिए आप अपनी फैमिली मेम्बर को सपोर्ट कर सकते हैं वो क्या है कि सबसे पहले इस सिचुएशन में यू नीड टू एक्सेप्ट द होल कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। आपको सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। मैं बहुत दफ़ा ये देखती हूँ क्लिनिकल केसेस के अंदर कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर जो केयर गिवर्स हैं वो डिनाइल फेज में चले जाते हैं, यानी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस सिचुएशन को, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि उनके जो केयर गिवर हैं या उनके जो लव्ड वन हैं वो किसी मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले सिचुएशन को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप ट्रीटमेंट की तरफ या मैनेजमेंट की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। बाज़ औक़ात हमें ऐसा लगता है, हम क्योंकि इंसानी दिमाग है वो ये चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, हम जैसा पहले था वैसे ही सब कुछ हो जाए, एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, उसके बाद आप ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो आई सजेस्ट कि अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके फैमिली मेम्बर को या आपके लव्ड वन को
कोई मेंटल हेल्थ इशू आ रहा है, कोई ऑर्गेनिक कॉज है, कोई साइकोजेनिक कॉज है, कोई फिजिकल कॉज है, तो सबसे पहले आपको सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ओके, ये हो गया है, अब हमें डिनाइल में रहने के बजाय एक्सेप्टेंस की तरफ जाना है और इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना है। आपकी जो अप्रोच है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए। आई नो दिस इज़ बिट डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप ट्रीटमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। सेकेंड स्टेप, जब आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है तो सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या आता है, वो है हमारे पास कि आप प्लीज़ रीच आउट फॉर प्रोफेशनल हेल्प। दैट मीन्स कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, हमारे घरों में यूजुअली क्या होता है कि जो बहुत ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल रेमेडीज़ हैं, टोटकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाता है। बट प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जो इल्म है वो इंसान को कुछ स्पेशलिटीज़ प्रोवाइड करता है। आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या आपके लव्ड वन को या आपके फैमिली मेम्बर को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि हमें फ़लाँ मसले के लिए या फ़लाँ मर्ज़ के लिए किस डॉक्टर के पास जाना है या किस इंसान को कंसल्ट करना है, तो आप सबसे पहला स्टेप ये है कि आप किसी जनरल फिजिशियन को अप्रोच करें, राइट। अब जो जनरल फिजिशियन है वो आपको बताएंगे कि ये जो बीमारी है, ये जो मर्ज़ है, ये किसके पास, किस डॉक्टर के पास, किस तबीब के पास, किस स्पेशलिस्ट के पास जाने वाले की ज़रूरत है, राइट। आप सबसे पहले एक जनरल फिजिशियन से रुजू करें। वो आपको रेफ़र कर सकते हैं कि आपको एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है या किसी और थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, राइट। सो रीच आउट फॉर प्रोफेशनल हेल्थ, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं इनको हमारी सोसाइटी में एक टैबू समझा जाता है, इन पर बात करना ज़रूरी नहीं समझा जाता और अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ कम्युनिकेट करना भी बुरा समझा जाता है। तो इस स्टेप के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि आप किसी प्रोफेशनल हेल्पर को अप्रोच करें, जो कि क्योंकि हम जो साइकोलॉजिस्ट हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले साइको एजुकेट करते हैं अपने क्लाइंट को, उनकी फैमिलीज़ को और उनके जो सराउंडिंग में लोग हैं उनको साइको एजुकेट करते हैं। साइको एजुकेशन में हम कुछ इस तरह के बेसिक स्टेप्स बताते हैं जिसके ज़रिए आप एक प्रॉब्लम को या सॉल्व कर सकते हैं या उस प्रॉब्लम को, उस डिसऑर्डर को सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं वो सिखाए जाते हैं साइको एजुकेशन में। और कोई इस तरह के जो स्टिग्मास हैं या टैबूज़ हैं जिन पे लोग मोस्टली बात करना पसंद नहीं करते, उनके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस जनरेट की जाती है साइको एजुकेशन। द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ इफेक्टिव लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन। मैं इस स्टेप को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी केस स्टडी है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जो क्लाइंट है, जब मैं उनकी केस हिस्ट्री ले रही थी, जब मैनेजमेंट चल रही थी, तो आई रियलाइज कि जो रूट कॉज है वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अब जब मैंने अपनी क्लाइंट को एड्रेस किया कि आप अपने घर वालों से, अपनी मदर से, अपनी सिबलिंग्स से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर क्यों नहीं करती हैं या कम्युनिकेट क्यों नहीं करती हैं, तो शी टोल्ड मी वन थिंग जो मेरे लिए बहुत आई ओपनिंग थी। शी टोल्ड मी कि मैं अपने घर वालों के साथ इसलिए बात नहीं करती क्योंकि मैं जब भी उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ मुझे समझाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे सिर्फ सुने, वो चीज़ों को मेरी तरफ, मेरी जूते में आकर देखें कि मैं किस चीज़ को किस तरह देख रही हूँ और मुझे क्या चीज़ किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है। लेकिन मेरे घर वाले, मेरी मदर हमेशा मुझे समझाना शुरू कर देती हैं, मुझे एडवाइस करती हैं, मुझे नसीहतें करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। कम्युनिकेशन के भी कुछ स्टेप्स हैं, कम्युनिकेशन के भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, राइट। बेशक कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है, लेकिन उसमें ये अंडरस्टैंड करना कि जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ ये है कि आप अपने पास एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, किसी एक इंसान को स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, एडवाइस गिविंग कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट कम्युनिकेशन। मैं कुछ स्टेप्स आपके साथ शेयर करूँगी, देयर सम वेज जो मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ और अपने क्लोज्ड वंस के साथ भी। कम्युनिकेशन करते हुए अगर आप लेट्स सपोज देयर सो मेनी पीपल जो मुझे आके ये कहते हैं, देयर सो मेनी केयर गिवर्स जो आकर हमें ये बताते हैं कि अगर मैं बात करने की कोशिश करती हूँ अपने फैमिली मेम्बर से जिनको मेंटल हेल्थ इशू है, तो वो मेरे साथ रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो मेरे सामने, वो मेरे साथ कम्युनिकेशन को इनिशिएट नहीं करते। तो कम्युनिकेशन, जिस इंसान को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं उसके लिए कम्युनिकेशन को इनिशिएट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क और एक बहुत बड़ा गोल है, राइट।
सो कम्युनिकेशन फर्स्ट डे में स्टार्ट नहीं हो जाएगी कभी भी, इट्स अ प्रोसेस, राइट। लेकिन आप कम्युनिकेशन को इनिशिएट कैसे करें? जिस तरह आप ये पूछ सकते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अभी क्या चीज़ है जो आपके लिए परेशान कुन है, क्या चीज़ है जो आपके लिए परेशानी का बायस है, राइट। आप इस तरह के सवालों से इनिशिएट कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, जो कम्युनिकेशन है दैट शुड बी एक्सेप्टिव, राइट। आप जो बात सुन रहे हैं, जो भी बात आपसे की जा रही है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। आपका जो माइंडसेट है वो जजमेंटल नहीं होना चाहिए सारे प्रोसेस के अंदर। कोशिश करें कि जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करें तो वो अनबाइस्ड कम्युनिकेशन हो, राइट। उसमें कोई भी जजमेंटलनेस का कोई भी एलिमेंट ना। एंड देयर फ्यू मोर थिंग्स, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब मैं चाहे मैं अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट करूँ या फिर मैं अपने किसी फ्रेंड, कलीग, फैमिली मेम्बर से कम्युनिकेट करूँ, तो मैं हमेशा उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करती हूँ। वैलिडेशन का मतलब ये होगा, अगर कोई आपके पास आया है और उसने आपसे ये कहा है कि मैं परेशान हूँ या मेरी ज़िंदगी में ये जो मसला है ये हल नहीं हो रहा, या मैं इस तरह का महसूस कर रही हूँ या महसूस कर रहा हूँ, तो आप उन्हें ये बताएंगे, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपको समझ सकती हूँ, ऐसा होता है। वैलिडेशन का मतलब ये है कि एक इंसान को ये बताना कि आप जो महसूस कर रहे हैं ये पॉसिबल है, ये दूसरों के साथ भी होता है, लेकिन इसको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, राइट। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, आई रिमेंबर वंस माई टीचर टोल्ड मी, जब हम एथिक्स पढ़ते थे साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो शी टोल्ड अस कि कभी भी अपने क्लाइंट को स्टोरी टेलिंग करना स्टार्ट नहीं कर देंगे, एडवाइस नहीं करना कभी अपने क्लाइंट को, बिकॉज दिस इज़ समथिंग, जैसे मैंने आपसे पहले भी एक केस स्टडी शेयर की, कि होता कुछ यूँ है कि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ कम्युनिकेट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हमें ऐसा लगता है कि वो हमें एडवाइस कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं हमें समझने के बजाय। तो अगर यही काम एक साइकोलॉजिस्ट भी अपने क्लाइंट्स के साथ करना स्टार्ट कर देगा, ये एक ऐसा केयर गिवर जो अपने लव्ड वन को, जिसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उनके साथ करना स्टार्ट कर देंगे, तो देयर वुड बी वेरी बैरियर्स जो पैदा होने शुरू हो जाएंगे और जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, राइट। सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कम्युनिकेशन से रिलेटेड। देन देयर आर फ्यू कॉमन प्रॉब्लम्स जो बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं उन केयर गिवर्स को जिनके जो लव्ड वंस हैं वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से गुजर रहे हैं। नंबर 1, जिन लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनके रिलेशनशिप्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं, राइट। तो वो अपने किसी भी किस्म के रिलेशनशिप को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। अगर उनकी वर्क प्लेस है या फिर ऑफिस वर्क है, वहाँ पे उनके रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे। आई रिमेंबर कि हम हमेशा ये देखते हैं कि अगर किसी भी इंसान को या कोई भी आपके पास क्लाइंट आ रहा है, उसके जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो एटलीस्ट उसकी 3 डोमेन्स के अंदर इम्पैक्ट कॉज करने चाहिए। नंबर 1 उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में, नंबर 2 सोशल परफॉर्मेंस में, एंड नंबर 3 जिस तरह मैंने आपसे बात की ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस में, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस में, राइट। तो यूजुअली जो क्लाइंट्स मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ हमारे पास आते हैं उनकी मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो एज ए केयर गिवर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको उनके जो वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, सोशल हो या फिर ऑक्यूपेशनल हो, उनको स्लाइटली मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड देयर आर फ्यू मोर थिंग्स एज वेल। वो लोग जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है जो केयर गिवर्स को बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती है, बर्दाश्त करनी पड़ती है। दैट इज़ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू हाइजीन्स। चाहे किसी इंसान, कोई भी क्लाइंट है, चाहे उसको न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, साइकोटिक डिसऑर्डर है या फिर कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, यहाँ पे जो हाइजेनिक इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। यानी जो लोग जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो अपने हाइजीन्स का ख्याल नहीं रख पाते, राइट। अब उन हाइजीन्स को बेहतर करने के लिए केयर गिवर्स को एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ती है, जो कि समटाइम्स थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग भी होती है और जो केयर गिवर्स है उनकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। तो दीज आर सम पॉइंट्स जो कि मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने चाहिए कि आपको अपनी जो
लव्ड वंस हैं या जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उनको किस तरह सपोर्ट करना चाहिए। लव्ड वंस हैं उनको हमेशा ये करना चाहिए, और आफ्टर दैट रिसर्च मैंने ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया अपने क्लाइंट्स के साथ। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि वो पॉजिटिव न्यूरो फीडबैक्स दिया करें। पॉजिटिव न्यूरो फीडबैक्स का क्या मतलब है, जो एक केयर गिवर है वो अपने लव्ड वन को या अपनी फैमिली मेम्बर को ये एड्रेस करे कि उसके सिम्टम्स में या उसके बिहेवियर्स में पहले से किस हद तक इम्प्रूवमेंट आई है। अब क्या न्यूरो साइंस है इस फीडबैक के पीछे, वो कुछ यूँ है कि जब आप फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक या पॉजिटिव एफर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं अपने फैमिली मेम्बर को या अपने लव्ड वन को, तो उससे ह्यूमन ब्रेन में एक प्रोसेस होता है जिसको वी कॉल्ड एज न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी में क्या होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ब्रेन है वो थ्रू आउट लाइफ अपने आप को अडेप्ट और रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग को। अब जब न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है दैट कॉज न्यूरोजेनेसिस, राइट। अब न्यूरोजेनेसिस में क्या होता है कि ग्रोथ होती है न्यू न्यूरॉन्स की ह्यूमन ब्रेन के अंदर, और ये जो ग्रोथ है, न्यूरोजेनेसिस है, जो न्यू बर्थ हो रही है न्यूरॉन्स की, दैट कॉज वेरी इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट्स इन मेंटल हेल्थ इश्यूज। जब एक इंसानी दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स बहुत स्टेडीली या बहुत स्पीडीली जब ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, तो उससे उनकी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनके अंदर बहुत इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ, उनके केयर गिवर्स को सजेस्ट करती हूँ, अपने लव्ड वंस को हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस दें और जो पॉजिटिव न्यूरो फीडबैक्स हैं वो प्रोवाइड करें। अब हम बात करेंगे कि इस सारे प्रोसेस के अंदर एक केयर गिवर अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हैं। आई हैड अ क्लाइंट एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ हिस्ट्री रिव्यू और असेसमेंट, जब मुझे समझ आना शुरू हुआ कि क्लाइंट को PTSD के सिम्टम्स आ रहे हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के। अब सिम्टम्स यही थे, क्लाइंट को फ्लैशबैक्स आ रहे थे, नाइटमेयर्स थे, कॉग्निटिव अल्ट्रेशन थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे कौन सा स्पेसिफिक ट्रॉमा है जिसके डायरेक्ट एक्सपीरियंस से क्लाइंट के अंदर ये सिम्टम्स आए हैं। आफ्टर सम रिव्यू, जब मैंने क्लाइंट से चाइल्डहुड हिस्ट्री को अगेन प्रॉप करने की कोशिश की, तो आई गॉट टू नो द पॉइंट कि जो क्लाइंट है उसका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहा था, इन द सेंस कि क्लाइंट की मदर को हैज़ नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज। जो उन क्लाइंट की मदर थी वो शी इज़ स्टिल इन द डायग्नोसिस ऑफ NPD, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो इस सब सिचुएशन से मुझे ये समझ आया या मुझे ये पता चला, जो मैं आपको भी बताना चाहूँगी, कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनके वजह से सिर्फ उसी इंसान को मसले मसाइल दरपेश नहीं होते जिसको वो डिसऑर्डर है, बल्कि जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो उसके केयर गिवर्स हैं, जो उसके बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आप किसी भी NPD के क्लाइंट से मिलेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो उनकी जो डायरेक्ट रिलेशन है ना उनका, फॉर एग्जांपल अगर कोई मेन है जिनको NPD है तो उनके जो स्पाउस हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में वो डिप्रेशन का शिकार होंगे, राइट। तो देयर सो मेनी डिसऑर्डर्स जो कि सिर्फ एक पर्सन को ही नहीं बल्कि पूरी फैमिलीज़ को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो इस सब सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए, या वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं या वो कौन से ऐसी गाइडेंस हैं जो केयर गिवर्स के लिए होनी चाहिए स्पेसिफिकली, राइट। अब जिस तरह आई रिमेंबर कि आई हैड अ क्लाइंट जिनको अल्जाइमर था। अल्जाइमर इज़ अ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, और हमने क्या किया कि फिर हमने उनकी जो स्पाउस थी उनके साथ भी प्रॉपर फैमिली काउंसलिंग और फैमिली थेरेपी के सेशंस का आगाज़ किया, क्योंकि हमें जो केयर गिवर जो एक इंसान की मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहा है, अगर उसकी अपनी मेंटल हेल्थ डिस्टॉर्टेड है या अपनी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है तो वो किसी दूसरे का ख्याल कैसे रख सकता है। जो न्यूरो साइंस है वो हमें ये बताती है कि जो इमोशंस हैं वो बहुत कंटेजियस होते हैं, राइट। कंटेजियस मीन्स कि आप जिन लोगों के साथ रह रहे होते हैं उनकी एनर्जीज और उनके इमोशंस आप पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। यानी जो लोग हैं वो एक दूसरे की एनर्जीज को रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर अगेन वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए आप अपनी केयर गिवर अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, मेंटल हेल्थ का। नंबर 1, जिस तरह मैंने आपको ये बताया था कि आपको सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल उसी तरह सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के साथ साथ
अगर कोई चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही है तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि वो मेडिटेशन करें, माइंडफुल रहें या डीप ब्रीथ करें। सबसे जो कॉमन फिनोमिना है रिलैक्सेशन का, दैट इज़ डीप ब्रीथिंग। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ, उन केयर गिवर्स को जो अपने लव्ड वंस के जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उनका ख्याल रख रहे हैं, कि वो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें विद द हेल्प ऑफ माइंडफुलनेस। डीप ब्रीथ करें। डीप ब्रीथिंग इज़ अ प्रोसेस जिसके अंदर आप क्या करते हैं, अ लॉन्ग ब्रेथ आप नाक के जरिए से अंदर लेते हैं, आप उसको अपने अंदर महसूस करते हैं फॉर एटलीस्ट 3 to 5 सेकेंड्स, राइट, और देन आप उसको एक्सेल करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर माउथ, राइट। और जब ये सांस आप मुंह से बाहर निकालते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मेरे अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी परेशानी है या कोई भी तकलीफ़ है तो वो मुंह के ज़रिए बाहर निकल रही है, राइट। सो दिस डीप ब्रीथिंग इज़ वेरी इफेक्टिव एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं डीप ब्रीथिंग को खुद बहुत प्रैक्टिस करती हूँ क्योंकि दिस इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर मी। इसके अलावा डीप ब्रीथ करें। हमेशा जो केयर गिवर्स हैं वो जो कम्युनिकेशन है उसको कभी भी ना छोड़ें अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज, जिन उन लव्ड वंस के साथ जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। हमेशा चेक एंड बैलेंस रखें। हमेशा लेट्स सपोज अगर आप घर से बाहर हैं और जो केयर गिवर घर से बाहर है और वो पर्सन जिसको मेंटल हेल्थ इशू है, हमेशा उसके साथ कोशिश करें कि कम्युनिकेशन जो है उसको कभी भी ख़त्म ना करें। सेल फोन्स के ज़रिए या किसी भी मीडियम के ज़रिए उनके साथ कम्युनिकेट करते रहें, बिकॉज जिन लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है दे आर नॉट वेरी कॉन्शियस एट दैट स्पेसिफिक मोमेंट, राइट। तो वो उस मोमेंट में कोई भी, या तो वो होमिसाइडल हो सकते हैं या सुसाइडल हो सकते हैं, राइट। तो कभी भी कम्युनिकेशन को ख़त्म ना करें, चाहे आप दूर हैं, घर में हैं, घर से बाहर हैं, तो कोशिश करें किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी ज़रिए से हमेशा कम्युनिकेशन डेवलप करें, राइट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज़ समथिंग कि आप कम्युनिकेशन के दौरान जो आपके लव्ड वंस हैं उनको अपने बारे में बताएं कि उनकी मेंटल हेल्थ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। दिस इज़ समथिंग, ये बहुत एम्पैथेटिक कॉन्वर्जेशन है जो कि एक इंसान को जिसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उसको ये रियलाइज़ करवाती है कि मेरा ज़िंदा रहना और सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदा रहना मेरे इर्द गिर्द के लोगों के लिए कितना ज़रूरी है, राइट। सो दीज वर फ्यू पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ आज शेयर किए, जिसके ज़रिए आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रख सकते हैं और अपने उन फैमिली मेम्बर्स की मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रख सकते हैं जिनको किसी भी किस्म के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। आई होप ये कॉन्वर्जेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आप आइंदा या अगर आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए जिसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उसके लिए अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं मुझसे, तो आपका मौलिद से रब्ता करें। हम इस सारे प्रोसेस के अंदर आपकी भरपूर मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया।